अफसाना हराम। अब छोड़ भी दे, आखिर बच्चा ही तो है, आखिर कितना मारेगा इसे, क्या उसकी हड्डी पसली तोड़ेगा। ये कहते हुए अरशद की बेगम आगे बढ़ी और अपने बेटे को छुड़ाने लगी। माँ को बेटे की तरफदारी करता देखकर अरशद ने मजीद भड़कते हुए कहा, तो पीछे हट जा, मैं आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आइंदा सारी उम्र ये चोरी नहीं करेगा। इसी दौरान अरशद की बेगम ने, जो बाप और बेटे के दरमियान आ चुकी थी, अपने बेटे को पुश्त के पीछे छुपाते हुए कहा, बस कर दे, मार लिया है तूने आज जितना मारना था। इस पर फूली हुई सांस के साथ अरशद बोला, तेरे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। खुदा, आज ये दिन भी मुझे देखना था कि लोग मेरे बेटे को चोरी करते हुए पकड़े। ये कहते हुए अरशद कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि अब वो खुद भी बेटे को मार मार कर थक चुका था। बैठे बैठे गजबनाक चेहरे से अरशद ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त दफा हो जा मेरी नजरों से, ये ना हो कि मैं वाकई तेरी हड्डी पसली तोड़ डालूं। ये सुनते ही अरशद की बेगम ने अपने बेटे को इशारे से कमरे से बाहर चले जाने का कहा। थोड़ी देर बाद जब अरशद का गुस्सा ठंडा हुआ तो इसने बेगम से कहा, पता नहीं कहाँ मुझसे गलती हुई है अपने बेटों की तरबियत में। सारी उम्र मैंने कभी हराम ना खुद खाया और ना ही कभी अपने बच्चों को खिलाया। ए मेरे खुदा, ये किस गलती की सजा है कि आज मैं ये दिन देख रहा हूँ। इस पर बेगम ने कहा, खैर है, बच्चा ही तो है, अगर शरारत से इसने दुकान से बिस्कुट का पैकेट उठा ही लिया था तो दुकानदार को चाहिए था कि इसे बच्चा समझकर प्यार से समझाता, ना कि सीधा तेरे पास आ गया शिकायत लेकर। ये सुनते ही अरशद ने गुस्से से कहा, बस तो माँ है ना इसकी, इसीलिए कोई ना कोई जवाज ढूंढ रही है बेटे की मासूमियत के हक में। देख, चोरी तो चोरी होती है, और बात सिर्फ यही हद नहीं होती, तो जानती है कि सारा गांव मेरी कितनी इज्जत करता है, यहाँ तक कि गांव के लफंगे और बदमाश भी जब मुझे गुजरता देखते हैं तो मेरी हया करते हैं। यही वजह है कि दुकानदार इसे सीधा मेरे पास लाया, वरना वो मार मार कर वहीं उसका हश्र कर देता। बेगम ने अरशद की बात खत्म होते ही कहा, चल अब तो ज्यादा गुस्सा न कर, ठीक है इसने चोरी की है, मगर अभी बच्चा ही तो है, सुबह तो प्यार से उसे समझाना कि आइंदा से ऐसा काम ना करे। अरशद ने जवाब दिया, सिर्फ समझाऊंगा ही नहीं, बल्कि इसे अपने साथ ले जाकर इसको दुकानदार से मुआफ़ी मांगने का भी कहूंगा, और दुकानदार से कहूंगा कि अगर ये दोबारा ऐसी हरकत करे तो बेशक इसकी हड्डी पसली तोड़ डाले, इसे मेरी तरफ से इजाज़त है। अब रात काफ़ी हो चुकी थी और गुस्से में अभी तक अरशद ने खाना भी नहीं खाया था, लिहाजा थोड़ी देर में बेगम खाना गर्म करके लाए। अरशद ने बेगम के साथ मिलकर खाना खाया और उसके बाद चारपाई पर सोने के लिए जा लेटा। नींद अभी अरशद की आंखों से काफी दूर थी और वो बाजू को माथे पर रखे गहरी सोच में गुम था। काफी देर सोच में गुम रहने के बाद अरशद ने दाएं तरफ करवट बदली और ये कहते हुए आंखें बंद कर लेके, मालूम नहीं मेरे बेटे ने आज ये हराम कसब क्यों किया है। अगले दिन सुबह के वक्त अरशद अपनी बेगम और तीनों बेटों के हमरा नाश्ता कर रहा था। चाय का घूंट भरते हुए अरशद ने अपने मंझले बेटे से कहा, देख बेटा, कल तूने बहुत घटिया हरकत की है, तो जानता है कि चोरी एक हराम काम है और हराम कसब की खुदा बड़ी सख्त सजा देता है, इसलिए तुम तीनों आज वदा करो कि जिंदगी भर ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारी दुनिया भी खराब हो और आखिरत भी। बाप की ये बात सुनकर तीनों बेटों ने हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद अरशद ने मंझले बेटे की तरफ देखते हुए कहा, अब जल्दी से नाश्ता खत्म कर और चल मेरे साथ रब नवाज की दुकान पर और इससे मुआफ़ी मांग। देख बेटा, याद रख, अपनी गलती की मुआफ़ी मांगना भी तो इंसानियत की बात है। अब जल्दी से चाय खत्म कर और तैयार हो जा। पहले हम दोनों रब नवाज की दुकान पर जाएंगे और उसके बाद तो स्कूल चले जाना और मैं अपने खेतों की तरफ चला जाऊंगा। नाश्ता खत्म करने के बाद अरशद अपनी मोटरसाइकिल की टंकी को साफ करने लगा और उसका मंझला बेटा बस्ता पकड़े बाप के साथ जाने के लिए तैयार खड़ा था। इसी दौरान अरशद की बेगम ने अरशद को मुखातिब करते हुए कहा, आज शाम जल्दी वापस आ जाना, याद है ना कि आज नंबरदार के बेटे के वलीमा पर जाना है। अरशद ने हाँ में सर हिलाया और मोटरसाइकिल को घसीटता हुआ घर के दाखिली दरवाजे से बाहर चला गया और पीछे पीछे इसका मंझला बेटा भी। शाम के तकरीबन 7 बजने को थे। अरशद, इसकी बेगम और तीनों बेटे तैयार होकर नंबरदार की हवेली की तरफ चल दिए। नंबरदार बड़ी धूमधाम से बेटे का वलीमा कर रहा था। गांव के तकरीबन तमाम मोतबर और बड़े लोग मौजूद थे।
गांव के भांड मिरासी अपनी मजाकिया बातों से मेहमानों को महजूज कर रहे थे। बेहतरीन किस्म के खानों का एहतमाम किया गया था। मेहमानों में ये बहस शुरू हुई कि सिर्फ ये गांव ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें बेहतरीन खाना पकाने वाला सिर्फ एक ही बावर्ची है, यानी कि हाजी गफूर, जिसे अरफ़े आम में लोग गफरा नाई कहते हैं। बहस के दौरान तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक थे कि गफूर नाई जैसा देगी पकाने वाला तो और कोई है ही नहीं दूर दूर तक इस इलाके में। इसी बहस के दौरान खाने का वक्त हो गया और तमाम लोग खाने के पिंडाल में दाखिल होकर अपना अपना मनपसंद खाना प्लेटों में डालने लगे। अरशद, नंबरदार और दूसरे चंद लोग एक ही मेज पर खाने के लिए जमा थे। अरशद अभी खाना प्लेट में डाल ही रहा था कि एक मेहमान ने नंबरदार से कहा, जनाब खाने की शक्ल बता रही है कि गफूर नाई के हाथ का बना है। इस पर नंबरदार ने जवाब दिया, नहीं जनाब, गफूर तो चंद रोज से किसी दूसरे गांव गया है, किसी चौधरी की बेटी की शादी पर देगे पकाने। इस मेहमान ने ताज्जुब के साथ नंबरदार से पूछा, तो फिर ये खाना किसने बनाया है? इस पर नंबरदार ने कहा, ये खाना करमू नाई ने पकाया है। करमू भी तो आखिर गफूर से कम तो नहीं, ज़ाका अब खुद चख ले। इस बात पर मेहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। कोई कह नहीं सकता कि ये खाना गफूर नाई के हाथ का नहीं बना, बहुत मज़ेदार है। अरशद ने यह सुनते ही खाने से भरी प्लेट को मेज पर रखा और खामोशी से अपने बेटों के हमरा पिंडाल से बाहर निकल आया। बाहर आते ही इसने छोटे बेटे को कहा कि जनाना पिंडाल में जाकर अपनी माँ को बुला लाए। थोड़ी ही देर बाद अरशद की बेगम अपने छोटे बेटे के हमरा जनाना पिंडाल से बाहर आई और अरशद से पूछा, क्या बात है, खैरियत तो है? अरशद ने फकत इतना कहा कि आओ घर चली, रास्ते में तुम्हें सब बताता हूँ। घर की तरफ चलते हुए बेगम ने अरशद से पूछा, क्या बच्चों ने और तुमने खाना खा लिया? इस पर अरशद ने जवाब दिया, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे हराम खाने पर। बेगम ने ताज्जुब भरे अंदाज में अरशद को देखते हुए पूछा, कैसा हराम? अरशद ने बिला तवक्कुफ कहा, हराम है वो खाना जो किसी गैर मुस्लिम के हाथों से बना हो। लम्हा भर बेगम सवालिया नजरों से अरशद की तरफ देखती रही। इससे पहले कि वो कोई सवाल करती, अरशद ने खुद ही अपनी बात को आगे बढ़ाया, तो नहीं जानती कि ये खाना गफूर ने नहीं बल्कि करमू ने पकाया है, और करमू मजहब का मुसलमान नहीं, लिहाजा वो चाहे जितना भी अच्छा और साफ सुथरा खाना बनाता हो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि शरई तौर पर मैं किसी भी गैर मुस्लिम के हाथ का पक्का खाना हराम समझता हूँ, और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मुझे हराम से कितनी नफरत है। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो मैं इस दावत पर आता ही नहीं। अरशद की बेगम ने, जो बड़े गौर से ये बात सुन रही थी, कहा, खैर अब तो इतना भी हराम और हलाल के चक्कर में ना पड़, आखिर सारा गांव वहां जमा है। किसी और ने तो कोई एतराज नहीं किया करमू के देगे पकाने पर। अरशद ने गुस्से से बेगम की तरफ देखते हुए कहा, देख, मैंने अपनी कब्र में जाना है और गांव वालों ने अपनी कब्र में। मैंने खुदा को हिसाब सिर्फ अपने किरमों का देना है, गांव वालों के किरमों का नहीं। बेगम ने लम्हा भर अरशद की तरफ देखा मगर मजीद कोई बात किए अरशद और अपने बेटों के हमरा घर की तरफ चल दी। रास्ते में घर के करीब पहुंचकर अरशद ने एक तंदूर से सालन और रोटियां ले और फिर घर पहुंचकर सब ने खाना खाया। खाने के दौरान अरशद अपनी बेगम और बेटों से मुखातिब हुआ, तुम सब याद रखो कि आज के दौर में जो इंसान उम्र भर हराम से बचा रहे तो समझो इसने बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है। खुदा हम सबको हर तरह के हराम से बाज रखे, खास तौर पर ऐसे हराम से जो हम जानते हुए भी करते हैं। ये बात कहते हुए अरशद ने आसमान की तरफ देखते हुए हाथ बुलंद करते हुए कहा, आ खुदा, मुझसे कभी कोई ऐसा हराम काम ना हो जिसका कफारा मैं कभी अदा ना कर सकूं। जब अरशद ये दुआ मांग रहा था तो बेगम गुस्से में अरशद की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो अरशद से बहुत कुछ कहना चाहती हो। सब घर वाले अगले चंद लम्हों में खाना खत्म कर चुके थे और अब सोने की तैयारी थी। खासकर अरशद आज जल्द ही सो जाना चाहता था क्योंकि सुबह सवेरे इसे गल्ला मंडी एक जरूरी काम से जाना था। सुबह होते ही अरशद ने जल्दी से नाश्ता किया और मंडी की तरफ चला गया, मगर अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि अरशद घर वापस आ गया। दरवाजे पर अरशद को देखते ही बेगम ने पूछा, खैरियत तो है? लगता है तुम बीच रास्ते से ही वापस आ गए हो। अरशद ने फौरन जवाब दिया, दरअसल थोड़ी दौर गिल्ली में लड़के क्रिकेट खेल रहे थे कि गुजरते हुए इनकी गेंद नाली में जा गिरी, जिससे गिलाजत के छींटे मेरे कपड़ों पर पड़े, लिहाजा मुझे वापस आना पड़ा। अब तुम जल्दी से मेरे दूसरे कपड़े इस्त्री कर दो ताकि मैं नहाकर ये गलीज कपड़े तब्दील कर लूं, वरना उन पलीत कपड़ों के साथ न सिर्फ खाया पिया हराम होगा बल्कि मेरी इबादत भी हराम होगी। अरशद के नहाकर साफ कपड़े पहनने तक बेगम गर्म चाय की प्याली तैयार कर चुकी थी, जिसे अरशद खामोशी से कुर्सी पर बैठकर पीने लगा। इसी दौरान बेगम ने
जो पिछले चंद लम्हों से अरशद की तरफ देख रही थी, अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, अरशद, तो अपने किस किस गुनाह का कफ़ारा अदा करेगा अपनी इस जिंदगी में? ये सुनते ही अरशद ने चौंक कर बेगम की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मतलब है तेरा? तो कहना क्या चाहती है? बेगम ने फौरन जवाब दिया, वही जो तो नहीं चाहता कि मैं कभी बोलूं। इस जवाब पर अरशद ने लम्हा भर बेगम को झूरते हुए कहा, बकवास बंद कर अपनी। तो अच्छी तरह जानती है कि मैं तेरी बकवास सुनने का आदी नहीं। ये कहते हुए अरशद अभी दरवाजे तक पहुंचा ही था कि बेगम ने पीछे से बुलंद आवाज में कहा, अरशद, इतना जरूर याद रख कि इंसान अपने हर गुनाह का कफ़ारा इस दुनिया में अदा नहीं कर सकता। अरशद ने मोड़कर बेगम की तरफ देखा और रुबदार आवाज में डांटते हुए कहा, बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे खुदा तुमसे पूछकर इंसानों के गुनाह बख्शता है। एक तो पहले ही सुबह से मेरा जिस्म बुखार से टूट रहा है और ऊपर से एक तो है जो अपनी बकवास ही बंद नहीं कर रही। ये कहते हुए अरशद ने गुस्से से दरवाजा खोला और बाहर चला गया। इस शाम खिलाफ मामूल अरशद जल्द ही घर वापस आ गया। बुखार की वजह से इसकी तबीयत काफी बिगड़ी हुई थी, लिहाजा घर आते ही वो सीधा चारपाई पर जा लेटा। इसका पूरा बदन बुखार की शिद्दत से कांप रहा था। बेगम उसके लिए चाय का कप लेकर आई, मगर अरशद से बमुश्किल 2 घूंट भी न पिए गए। इसी हालत में तकरीबन 3 घंटे मजीद गुजर चुके थे और बुखार मजीद तेज होता चला जा रहा था। अरशद की हालत देखते हुए बेगम ने अपने बेटे को कहा कि हकीम साहिब को बुला लाए। चुनांचे थोड़ी देर बाद हकीम साहिब आए और उन्होंने अरशद की नब्ज देखने के बाद चंद दवा की पुड़ियां दीं, जिसे सुबह और शाम दूध के साथ खाने की ताकीद की और कहा, उम्मीद है इससे 2 दिन तक बुखार उतर जाएगा। मगर उसके बाद दूसरा दिन भी पूरा गुजर चुका था और रात काफी हो चुकी थी, मगर अरशद अभी तक शदीद बुखार में मुब्तला था और बेगम उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी बार बार रखती जा रही थी ताकि बुखार कम हो सके। इसी दौरान बेगम ने अरशद के माथे पर पट्टी रखते हुए कहा, मैं सुबह होते ही हकीम साहिब को दोबारा बुलाती हूँ, क्योंकि दवाई की अब आखिरी पुड़िया भी खत्म हो गई है, मगर ना जाने तेरा बुखार क्यों उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अरशद ने लरसती आवाज में कहा, नहीं, अब शायद तुझे इसकी जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है। यह सुनकर लम्हा भर बेगम ने अरशद की तरफ एक नजर देखा, मगर इससे पहले कि बेगम कुछ कहती, अरशद लरसती आवाज में बेगम से दोबारा मुखातिब हुआ, खुदा मेरी मगफिरत फरमाए और मेरे गुनाह मुआफ करे। ये कहते हुए अरशद ने बेगम का हाथ थामा और पूछा, तुझे मुझसे कोई शकवा तो नहीं? क्या तूने मुझे मुआफ कर दिया है? बेगम खामोश नजरों से अरशद की तरफ देख रही थी, मगर अरशद मुसलसल सवालिया नजरों से बेगम की तरफ बेताबी से ऐसे देख रहा था जैसे कटहरे में खड़ा मुल्जिम मुकदमे की कार्रवाई खत्म होने के बाद जज की तरफ देखते हुए अपना आखिरी फैसला सुनने का मुंतजिर हो। इन चंद लम्हों की खामोशी को बेगम ने तोड़ते हुए कहा, अरशद, तेरा एक गुनाह ऐसा है जिसे तेरा खुदा तो शायद बख्श दे, मगर मैं तुझे कभी मुआफ नहीं करूंगी। अरशद ताज्जुब के साथ बेगम की तरफ देखते हुए अभी कुछ कहने की कोशिश में ही था कि बेगम दोबारा इससे मुखातिब हुई, बंटवारे के वक्त की वो भयानक रात मुझे भला कैसे भूल सकती है, जब मैं अपने खानदान के हमरा लाहौर से अमृतसर जा रही थी कि बदले की आग में भड़के हुए हुजूम ने हमारे काफिले पर हमला करके तमाम मर्द, बूढ़ों और बच्चों को कत्ल कर दिया और जवान लड़कियों को उठाकर ले गए। बेगम ने लम्हा भर तवक्कुफ के बाद अरशद की आंखों में आंखें डाले अपनी बात को जारी रखा, मुझे आज भी याद है कि कैसे इन तमाम बदनसीब लड़कियों को हवस का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सिर्फ एक में ही थी जिसे तो उठाकर तो ले गया, मगर कत्ल करने की बजाय कलमा पढ़ा कर बया रचा लिया। ये कहते हुए बेगम की आंखें नम हो चुकी थीं। वो लम्हा भर खामोश रहने के बाद अरशद से फिर मुखातिब हुई, मैं आज भी इस लम्हे को कोसती हूँ, काश मैं भी उन लड़कियों के साथ कत्ल कर दी जाती, मगर तब मैं चंद लम्हों के लिए कमजोर पड़ गई थी और ना चाहते हुए भी फकत इस डर से कलमा पढ़ लिया, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करती तो ना जाने कितनी दफा मुझे भी हवस का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता। बेगम ने लम्हा भर सांस लेते हुए अपने गालों पर रवा आंसुओं को साफ किया और अरशद की तरफ देखते हुए पूछा, अरशद, आज मुझे एक सवाल का जवाब दे, तो किसी औरत से जबरदस्ती शादी तो कर सकता है, इस औरत से तो उसके माँ बाप और बहन भाई भी छीन सकता है, तो इस औरत का असल नाम बदल कर उसकी शनाहत भी छीन सकता है, और तो और जिंदगी में इस औरत से 3 दफा अपनी नस्ल भी पैदा कर सकता है, मगर तूने ये कैसे समझ लिया कि इस औरत से तो इसका मजहब भी छीन लेगा?
अरशद ये सुनकर सकते के आलम में फटी आंखों के साथ बेगम की तरफ देख रहा था। उन चंद लम्हों की खामोशी को बेगम ने तोड़ते हुए कहा, अरशद तो मुझे फ़कत इतना बता दे कि तेरा खुदा तेरे इस हराम कस्ब को कैसे बख्शेगा, तेरे इस गुनाह का कफ़ारा किया है। ये सुनकर बेगम चंद लम्हे अरशद की आंखों में आंखें डालकर खामोशी से दिखती रही। बेगम की बेताब आंखें उन लम्हों में अरशद के जवाब की मुंतज़िर थीं, मगर दूसरी तरफ अरशद की सांस मुसलसल डूबती जा रही थी। अरशद ने डूबती सांसों के साथ लरसती आवाज़ में बेगम से कुछ कहने की कोशिश तो करना चाही, मगर उसके कपकपाते होंठ लम्हा भर हरकत करने के बाद साकित हो गए। चंद लम्हों में अरशद का वो हाथ जो अभी तक बेगम के हाथ में था ठंडा पड़ चुका था। बेगम ने चंद लम्हे अरशद के चेहरे की तरफ इंतहाई गौर से देखने के बाद अपना हाथ अरशद के हाथ से निकाला और अरशद की दोनों आंखों को अपनी हथेली से बंद कर दिया। फिर उसकी छाती से चादर को ऊपर खींचकर अरशद के चेहरे और सर को ढांपते हुए कहा, मेरा वाहे गुरु मेरा इंसाफ करेगा।